हेलो फ्रेंड्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज फिर से हम आगे लेकर, क्योंकि कुछ दोस्तों का आया मैसेज कि जल्दी है, जल्दी से देने जाना है, तो सारे जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं उसका करा दीजिए। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 19 चैप्टर्स है जिसमें से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो बाकियों की तरह मैं तो ऐसा, मेरे पास ऐसा कोई न स्किल है न कोई ऐसा जादू है जिससे मैं बता सकूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। मैं केवल टॉपिक वाइज क्लियरेंस करवाता हूँ। आपका टॉपिक हम स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो 19 चैप्टर्स है जो मैथमेटिकल सेक्शंस में किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सक्षमता हो, चाहे टीआरई 1 2 3 4 जो भी आने वाला है वो, या फिर एसएससी हो, कोई भी हो, मैथ सेक्शंस के जितने चैप्टर से लेकर क्वेश्चन करता है वो 19 चैप्टर्स है। और उसको मैंने कहा है ना कि आप लोगों का अगर इस तरह से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो हम वो भी लेकर आ जाएंगे। जो हमारे पेड क्लासेस है वो तो चलते हैं, हमारे रेगुलर क्लासेस है, इन सब के लिए भी हम लाइव ला सकते हैं। आप लोगों का अगर प्यार मिला, आप लोगों का सहयोग मिला तो ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए अब अगले टीआरई 4 के लिए हम ला सकते हैं, या फिर आप एसएससी या बीपीएससी के अगले एग्ज़ाम्स के लिए जा सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ समय चाहिए, तब हम आपका पूरा क्लियर करवा देंगे। और क्लियर करवा देंगे, नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन, इसकी गारंटी है, अगर सही तरीके से आपने किया तो। लेकिन फिर भी हम चलिए व्यूवर्स के ही उस पर हम चलते हैं। हालांकि हमारा मोनेटाइज भी नहीं है, फिर भी हम व्यूवर्स के ही अनुसार चलते हैं, और व्यूवर्स जो चाहते हैं उसी तरीके से हम करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि एक ही चैप्टर से ना होकर कुछ क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से किस तरह का पूछ सकता है, तो कुछ चैप्टर्स हमने इसमें सम्मिलित किया है। इसी तरह का अभी चलेगा, और इसके बाद आप हम लोगों से जुड़िए, मैसेज इसी तरह से कीजिए, तो फिर हम आप आगे भी रेगुलर में करेंगे। उसमें हम डिटेल्स में समझाएंगे, उसमें सारा चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बता दें कि आप लोग हमें सहयोग कीजिए, और जो आप चाहेंगे उस तरह का टॉपिक्स और उसके डिटेल्स लेकर हम आ जाएंगे। आपके नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम्स जो होंगे वो, इसमें आप जो पूछेंगे उसी टॉपिक पे चलेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप हमें मैसेज करके जो भी टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उस टॉपिक्स को आप यहाँ पे करवा सकते हैं, उसका मैं क्लियर करूँगा। और बाकी रहा कि ये 100% श्योर, तो ये श्योरिटी तब भी है जब मैं जो बताता हूँ आप घर पे एजुकेट करें, आप उस पर एक्सरसाइज करें, जो भी प्रॉब्लम है हमसे पूछें, तभी ये संभव है। तो इसके लिए समय चाहिए पूरे वो करने के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं, और पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ क्वेश्चंस है एक कि एक पदी और द्विपद, एक पदी और द्विपद का गुणनफल होता है। कोई भी एक्सप्रेशंस, कोई भी हम व्यंजक लिखते हैं तो प्लस माइनस से जुड़े हुए टर्म्स को पद कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिखा कि x + 2, तो ये x + 2 जो लिखा हुआ है इसमें 1 और 2 इस तरह से काउंट करते हैं। बीच में प्लस और माइनस होना चाहिए। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि गुणा और भाग है, वो डिवाइड नहीं करता है, वो अलग पद पे नहीं ले जाता है, वो एक ही पद होता है। लेकिन जोड़ और घटाव से जो जुड़ा होगा वो पद कहलाता है। तो इसमें देखो ये 2 पद हो गए, एक पद ये और एक पद ये। तो कैसा कहता है कि ऐसा एक द्विपदी है। मान लीजिए कि यहाँ पे यही है x + 2, और एक पदी कोई भी एक लिख दे, चाहे अंक हो चाहे वो लेटर हो, एक ही लिखा हुआ है, आगे पीछे कुछ दूसरा नहीं लिखा हुआ है, तो वो एक पदी हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 5y, तो भी ये एक पदी ही होगा। y/5, तो भी ये एक पदी ही होगा। यानी कि पद कैसे काउंट करेंगे कि उसमें प्लस और माइनस से वो अलग अलग हों, तब वो पद काउंट करेंगे। और ऐसा भी नहीं काउंट कर सकते हैं x + 3 x + 2, ये 3 पद नहीं होगा, क्योंकि काउंटिंग में 3 है। क्योंकि एक ही घात वाले, चाहे वो प्लस माइनस कुछ भी हो, उसको सॉल्व करके जो लिखेंगे वो एक पद ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि ये ऐसा 2 है, तो
अगर एक ही घात का है, घात क्या कहते हैं, इस पे घात 1 है, इस पे घात 1 है, मतलब उसका जो घात होता है वो एक ही तरह के एक ही घात के हों तो वो आपस में प्लस माइनस है उसको करके एक ही पद होता है, वो दो अलग अलग पद नहीं होता है। तो इस तरह से कहा जाए कि एक पद है और एक दो पद है और दोनों का गुणा करना है, तो कितने पद होंगे ये बताना है। एक पद होगा, द्विपद होगा, त्रिपद होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये देखिए, आपको बता दें कि अगर एक उसमें से एक पद हो, एक दो एक्सप्रेशंस का यानी कि व्यंजक का हम गुणा करें, उसमें से एक पद हो, ऐसे रूल्स बहुत सारे हैं, पद बढ़ते जाएंगे, रूल बढ़ते जाएगा, तो उतना डिटेल्स तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि पूरे टॉपिक्स को डिटेल्स नहीं किया जा सकता। कोई एक टॉपिक कहेंगे तो उसको एक दिन में कोशिश करेंगे मैक्सिमम कि हम उसको कंप्लीट कर लें। लेकिन अभी क्या होता है कि किसी का अभी यह सक्षमता है तो किसी का 26 को भी हो गया, किसी का 27 का हो गया, 28 का है, 1 का है, किसी का 4 का है, 5 का है, 6 का, इस तरह से है, तो वैसा हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जो जो लोग बोलते हैं उस हिसाब से हम अभी जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस किस तरह का आ रहा है वो बता देते हैं। TRE 3 जो है वो भी 7 से 17 बीच प्रस्तावित है, तो इसी के बीच में होगा, उसमें भी टाइम नहीं है, तो उसमें इसे चलेगा, क्योंकि उन लोगों का भी कुछ मैसेज आया है। तो ये देखिए, मैंने कहा है कि ये TRE 1 हो, TRE हो या फिर सक्षमता हो या फिर SSC हो या फिर कोई भी सिविल एग्ज़ाम्स हो, उसमें मैथ के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से कुछ टॉपिक्स है, जो 19 टॉपिक्स जैसे हमने सेलेक्ट किया है, ज़्यादातर वैसे हमने देखा है, जो यूज़ किया है हमने। बहुत सारे का तो पेपर मिलते हैं, तो वो पेपर बाहर भी आता है, जो ऑनलाइन है वो पेपर केवल नहीं मिलता है, ऑफलाइन वाले तो सारे पेपर मिलते हैं। तो उसके अनुसार हमने देखा है कि 19 टॉपिक है वो, जिसको चैप्टर्स हम लोग कहते हैं। तो 19 चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे एग्ज़ाम्स को मिला दिया जाए तो उनका अलग अलग डिटेल्स अगले बार से हम करेंगे, क्योंकि इस बार भी आया है हमारे पास मैसेज, लेकिन हम इसका बैच नहीं चला भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि पीछे जितने शुरुआत तो होता है यही मार्च अप्रैल में और वहीं साल भर चलता है, तो इसलिए उसकी शुरुआत नहीं कर पाए थे, तो वो बैचेज नहीं हमने चलाया है। तो वो जल्दी जल्दी में जो भी बनेगा अभी करेंगे। आगे आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो आगे चलाया जाएगा। पेड क्लासेस भी है और फ्री क्लासेस भी है। जैसा जोड़ेंगे, हम ये व्हाट्सएप नंबर दिखाया, उस पर आप हमें मैसेज कीजिए और जो जानकारी लेना है लीजिए। चलिए, तो मैंने कहा कि एक उसमें से एक पद ही हो और दूसरा वाला जितना पद हो रिजल्ट उतना ही आएगा। यानी कि एक पद है और उसके बाद दूसरा वाला 2 पद है तो रिजल्ट 2 पद में आएगा, 3 पद है तो रिजल्ट 3 पद में आएगा, 4 पद में है तो रिजल्ट 4 पद में आएगा। मतलब उसका एक पद ही होना चाहिए और उसके बाद दूसरा वाला जितने पद होगा रिजल्ट्स उतने ही पद आएगा। तो एक पदी और द्विपद का गुणनफल करेंगे तो द्विपद आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप ये तो एक टॉपिक से कहिए, एक छोटा सा ये जानकारी हो गई। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे देखिए 2 पद हो और एक का 3 पद हो तो कितना आएगा, 2 पद हो और 3 पद हो। तो यहाँ पे मैंने वही कहा कि डिटेल्स में नहीं कर सकते, कि अब वो देखना पड़ेगा कि उनके जो पावर्स है वो किस तरह का है, तो ये अलग अलग टर्म्स आ जाएगा। तो इसलिए आपसे जब भी पूछा जाएगा उसमें से एक पद ही होगा और दूसरा अलग पद में दिया रहेगा, उस पद को आप क्या करेंगे, जो आप एक पद को छोड़कर बाकी जो जितने पद होगा उतने ही पद का उसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि -y/3 में y का गुणांक क्या है। तो सबसे पहले गुणांक जाने क्या है। जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने लिखा था 5y, ठीक है, 5y। तो जो उसमें नंबर होता है चिन्ह के साथ वो गुणांक होता है, और किसके साथ, तो चर संख्या के साथ। इसमें ये y जो है चर संख्या है और ये अचर संख्या है, अचर संख्या है। तो चर संख्या के साथ जो अचर संख्या होता है उसका वो गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब इसमें
कुछ गलतियां हो सकती है। और हाँ, ये भी बताया कि जैसे कि अभी आप लोगों ने कल का और आज का हुआ है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं कि ये क्वेश्चंस आ गया, वो क्वेश्चंस आ गया। तो भाई जो याद करके आ रहा है, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मतलब स्टूडेंट्स पीछे रहे हैं और वो आजकल टीचर हैं, वो भी भरे हुए हैं। जैसे कि 22 में जो हुआ है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, 22 में जितनों का हुआ है वो मेरे स्टूडेंट्स, मतलब जितनों का टोटल नहीं, उसमें मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी भरे हुए हैं। उनका 26 तारीख को था तो वो भी याद करके उतने सारे क्वेश्चंस नहीं आ पाए थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि लोग यूट्यूब पर दिखा रहे हैं बहुत सारे कि ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था। तो भाई जो इतना सारा क्वेश्चंस एग्ज़ाम देते वक्त भी उस क्वेश्चंस को याद करके बाहर आ सकता है तो भाई वो तो ब्रिलियंट है। तो उसको तो किसी कोचिंग की, किसी भी ट्यूटर की, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो सब बना के आया होगा और टॉप करेगा, उसका नहीं। लेकिन मेरे जो मिलने वाले मेरे कुछ मित्र भी या कुछ स्टूडेंट्स भी देकर आए हैं 26 तारीख को, हमने पूछा है वो 2 क्वेश्चंस वो जो रह गया है माइंड्स में, कुछ तरह का होता है, हाँ आधे अधूरे, वो बताए हैं। उस अनुसार से हमने देखा है कि अभी तक जो हमारे ये आए हैं वो 1 से 5 के ही मेरे मित्र है और 9 से 10 वाले। तो 9 से 10 वाले तो जो बता रहे हो तो उस हिसाब से तो टॉफ ही लग रहा है। लेकिन 1 से 5 वाले जो बता रहे हैं उनके अनुसार वो ज़्यादा टॉफ नहीं है, लेकिन कोई थोड़ा सा इजी भी नहीं है। तो घबराना नहीं है, आप चल के अपने शांत मन से दीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए, ये हम लोग कर रहे थे कि यहाँ पे चर संख्या और अचर संख्या, वो गुणांक कौन सा होता है, और संख्या में जो वेरिएबल टर्म्स होता है उसके पीछे लगे हुए चर अचर संख्या जो होता है वो गुणांक कहलाता है। अब क्या है कि इसमें गलतियाँ ये हो जाती है कि पूछा है कि y का गुणांक क्या है, तो बहुत सारे लोग यहीं देखने लगते हैं, जबकि ये लिखा हुआ है -y/3। एग्जैक्ट में वो क्या है, तो वो है -1/3 चर संख्या और अचर संख्या और y चर संख्या। ये कुछ इस तरह से है। तो मैंने कहा कि चर संख्या के साथ जो अचर संख्या लगा रहेगा वो उसका गुणांक होगा। अब वो फ्रैक्शन में हो सकता है, यानी कि परमेय संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, प्रकृत संख्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0 को छोड़कर, उसके पीछे 0 लगा हुआ है तो वो संख्या ही 0 हो जाती है। 0 को छोड़कर पूर्णांक हो सकता है, यानी पूर्णांक कहने का मतलब कि वो धनात्मक, ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शन में हो सकता है, यानी परमेय संख्या हो सकता है। तो ये देखो, ये -1/3 चर संख्या y के साथ लगा हुआ है, तो -1/3 ही उसका पूर्णांक होगा। तो यहाँ हो जाएगा -1/3। तो ये विशेष ध्यान रखना, केवल y के पीछे न देखना, पूरे उसके पीछे जो लगा हुआ है वो पूरे अचर संख्या को निकाल देना। इसके साथ एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि जैसे ये लिखा होता -xy/3 और इसमें y का गुणांक बताना हो, इसमें y का गुणांक बताना हो तो क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे जो भी दिया होगा उसका गुणांक बताना हो, तो जो दिया हुआ है उसको छोड़कर इसमें क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको छोड़कर जितना बच जाएगा वो सब गुणांक हो जाएंगे, यानी कि -x/3 इस कंडीशंस में इसका गुणांक हो जाएगा। तो इस बात का एकदम विशेष ध्यान रखिएगा। गुणांक जिसका पूछे उसको छोड़कर अब बाकी सारी संख्या, जो अचर संख्या का, चर संख्या का पूछे तो उसको छोड़कर बाकी चर अचर कुछ भी हो वो सारे उसके गुणांक हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें भी पूछता कि x y के गुणांक क्या है, तब फिर ये -1/3 ही होता, ठीक है। इसमें अगर पूछता कि x/y के गुणांक कौन, x y के गुणांक कौन है, तब वो -1/3 होता है। लेकिन केवल y का पूछता तो -x/3 होता। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, ये घातांक से है। उसके पहले आपने बीजीय गणित से वो देखा था, वो दोनों बीजीय गणित से था। और भी बीजीय गणित में बहुत सारे तरह के आते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि टाइम कम होने की वजह से जल्दी में हो नहीं सकता। हाँ, इस बार बहुत सारे मेरे मित्रों का आया हुआ है, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स भी है और कुछ स्टूडेंट्स भी है, कि इसका भी, जैसे कि अभी तक ये
शुरू हुआ, उसके पहले मेरे बैचे चलते थे और समय नहीं मिलता था, इसलिए हम वो नहीं कर पाए, लेकिन इस बार ज़रूर शुरू होगा। आप लोग जुड़िए, तो पेड क्लासेस भी शुरू होंगे और फ्री क्लासेस भी शुरू होंगे। संख्या अगर ज़्यादा होगी तो ऑनलाइन भी हम रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि -5/9 का पावर -99, -99 का गुणन प्रतिलोम क्या है। तो आंसर्स तो बताएंगे, आंसर्स बहुत सारे लोग जानते भी है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए कि गुणन प्रतिलोम किसको कहते हैं। किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम वह संख्या है जो दिए गए संख्या में गुणा करे तो वो उसको 1 कर दे। मतलब इसमें एक संख्या को गुणा करें और वो संख्या 1 हो जाए, मतलब उसका प्रोडक्ट रिजल्ट 1 आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाते हैं, ठीक है। गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम तो खैर केवल कहें तो वो तो उल्टा का हो जाएगा, प्रतिलोम केवल कहा जाए तो उल्टा, लेकिन गुणन प्रतिलोम कहे तो दोनों का गुणनफल 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये कौन सी संख्या इसमें गुणा करेंगे कि 1 हो जाए, दिए गए संख्याओं में से चुनना है। तो ये देखो, ये बेस नहीं बदलेगा, अगर बेस बदल दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, बेस बदल दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, 1 आना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैसे, तो ये देखो, यहाँ पे पावर जो है ये एक निगेटिव है और इसी बेस पे एक पॉजिटिव पावर कर दे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, -5/9 का पावर है -99, और इसमें अगर हम गुणा कर देते हैं, बेस सेम ही रहे और ये 9 हो जाए और 99, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि कोई एक नंबर है, ठीक है, अगर उस नंबर का पावर एक m है और उसमें उसी पावर के निगेटिव से माइनस करेंगे, यानी कि फॉर्मूले बता दे पहले कि वो फॉर्मूला ये है कि पावर m और वहीं बेस हो पावर n, इसका प्रोडक्ट निकालना होगा, तो ये हो जाएगा a का पावर m प्लस n, मतलब बेस सेम है, बीच में गुणा है, पावर अलग अलग तो पावर जुड़ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे m है और -m है, तो इसको अगर लाकर हम जोड़ते हैं तो ये m और प्लस माइनस m, यानी कि ये हो जाएगा m माइनस m, और ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा a का पावर 0। और चाहे वो नंबर हो और चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो, कितना छोटा नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, पूर्णांक में हो, परमेय में हो या फिर लेटर हो, उसका पावर अगर 0 हुआ तो उसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो यही यहाँ होगा, इस बेस को नहीं बदलना कभी भी, आप लोग इस बेस को नहीं बदलना, उसी बेस के जो पावर है उनके साइन को बदल देना और वो उसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा कि दो संख्याओं को अगर गुणा करने पर 1 आ जाता है तो वो एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। तो यहाँ -5/9 का -99 पावर है, तो वो जो प्लस वाला पावर हो जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा गुणन प्रतिलोम के लिए, ठीक है। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और जहाँ तक याददाश्त जो पीछे पेज पे हम बताने लगे थे कि कुछ मेरे मित्र भी और कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी देकर आए हैं 26 तारीख को, तो 26 तारीख में ऐसा एक क्वेश्चन है, उन्होंने बताया था। ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक है जो घातांक से आया था और वो इसी तरह का था, यानी कि उसमें भी गुणन प्रतिलोम ही पूछा गया था, ठीक है। अब वो उसकी मेमोरीज पे है, तो बोल रहा हूँ कि क्या है वो नहीं बता पाए, लेकिन बोले कि गुणन प्रतिलोम पर एक था क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ये आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ये केवल थ्योरी आप याद रखेंगे कि जो दिया होगा उसके बेस नहीं बदलना, उसके पावर्स के साइन को बदल देना, बेस वही रहेगा, गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
2340000 यानी कि 246 मतलब 6 टाइम्स 0 ऑन 234। अगर ऐसे पढ़े इसको तो क्या हो जाएगा 23 करोड़ 40 लाख यानी कि 23 करोड़ 40 लाख को मानक रूप में लिखना है। तो ये सबसे पहले जान ले, चाहे कोई भी वो नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, मानक रूप में लिखेंगे तो मानक रूप वो होता है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, सिर्फ एक कोई सिग्निफिकेंट नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह का नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं, कोई भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो उस पॉइंट्स को हम शिफ्ट करेंगे, इसमें कहीं पॉइंट्स नहीं है तो खुद से रखेंगे एक नंबर के बाद। तो सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा 2 पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट्स, और बचे हुए केवल नंबर्स को लिखना है 3 4, ठीक है, और इनटू लगाना है। और यहाँ पे देख लें कि दशमलव नहीं है, दशमलव खुद से हम लोग लगा रहे हैं, तो दशमलव कितना आगे गया है, एक तो दशमलव आगे गया है। लेकिन अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 2 4, यही वाला अगर नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका दशमलव जो था यहाँ पे था। अब वो दशमलव काउंट करो कितने पीछे हम लोग बाएं साइड में आएंगे तो प्लस में, और दाहिने साइड में जाते हैं तो माइनस में उसका पावर्स लगता है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स यहाँ था, उस पॉइंट्स को कहाँ लाए हैं हम, यहाँ पे। तो पॉइंट्स को लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड में लाने में 8 डिजिट हम चले हैं, 8 अंक चले हैं। तो जितना अंक चले हैं आप बाएं गए हैं तो पॉजिटिव होगा, किसके पावर में, 10 के पावर में। तो ये हमारा हो जाएगा मानक रूप 23 करोड़ 40 लाख का, ठीक है। तो इसमें कहाँ पे वो है आप आंसर, तो ये यहाँ पे है और वो आंसर सही हो जाएगा। अगर यही चीज़ होता है 0.000.234, सॉरी ये गलत हो गया, 0.000000234, तब भी हमको इस दशमलव कहाँ ले जाना होता था, 2 के पीछे, तो नंबर तो यही रह जाता। लेकिन ये कितना दशमलव दाहिने तरफ चला है, तो 1 2 3 4 5 6 दाहिने की तरफ गया है। तो यहाँ पे लिखते इसके लिए मानक रूप क्या हो जाता, 2.34। पॉइंट्स के पहले एक डिजिट तो होना ही चाहिए और एक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मानक में जब रुकता है। और दशमलव को हम ले गए हैं दाहिने साइड में, तो दशमलव पावर में माइनस में बनेगा, इंटू 10, और कितने ले गए हैं, तो 6 ले गए हैं, -6। ये हो जाता इस टर्म्स का मानक रूप। तो मानक रूप के लिए आपको दशमलव से पहले, चाहे दशमलव को राइट ले जाना हो, लेफ्ट ले जाना हो, दशमलव से पहले मात्र एक डिजिट होगा, वो जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़कर, यानी कि वो पूर्णांक संख्या होगा, माइनस में हो और चाहे प्लस में हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में केवल देखना है कि हम दाहिने ले जा रहे हैं या बाएं ले जा रहे हैं। अगर राइट में ले जाएंगे तो माइनस में पावर्स बनेगा, कितना पावर बनेगा, जितना ले जाएंगे डिजिट, और लेफ्ट में लाते हैं तो प्लस में पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए एक क्वेश्चन ये जो है, ये इसको बोडोमास रूल सभी लोग जानते हैं, बदमाश रूल, BOD, उसके मतलब क्या होता है, जैसे कि इसको हम लोग BODMAS, हालांकि ये V से स्टार्ट होता है लेकिन ये बहुत कम रहता है, इसलिए हम लोग बोडोमास से लेते हैं। B का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ठीक है। O का मतलब क्या हुआ, ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है, जो उसमें दिया गया है।
उसके बाद डी का मतलब क्या होता है, डिवीज़न होता है, ठीक है। ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये जिस सीरीज में लिखा हुआ है उसी में करना पड़ता है, यानी कि अगर ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर चले गए तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझौला ब्रैकेट, और फिर बड़ा ब्रैकेट। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी चले गए तो सबसे पहले भी इसी तरह का रूल, ऑफ हो तो पहले उसका, उसके बाद डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये देखिए, ये बड़ा एक ही ब्रैकेट है लेकिन यहाँ का यानी कि ऑफ दिया हुआ है, ऑफ सेकंड में ही आ जाता है। फर्स्ट पूरा टर्म्स जो है उसका हम ब्रैकेट में आ गए। अब ब्रैकेट में आने के बाद हमें का पहले करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 300 का और 20% यानी कि 20% के लिए 100, तो ये 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 60। अब ये पूरे का आंसर कितना हो गया, 60, ठीक है। और इसको घटाना है 100 में से, तो अब ये हो गया क्या, 40। तो ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, तो ब्रैकेट के बाहर का करेंगे। फिर वो उसी तरह का और 40% यानी कि 40/100, तो 1 2 1 2 जीरोज कट गए, यहाँ पे बचे हुए 4, और का मतलब होता है गुणा, तो 4 × 4 बराबर 16। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16। बात समझ में आई। इस रूल्स को फॉलो करना है बोडो मास का। पहले ब्रैकेट में चले जाएंगे, ब्रैकेट में अगर तीनों ब्रैकेट है तो पहले छोटा का, फिर मझौला का और फिर बड़ा का। अगर एक ही ब्रैकेट के अंदर जो है तो फिर इसी को फॉलो करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आ गए तो ऑफ का पहले डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें केवल क्या है, का यानी ऑफ है तो उसका पहले कर दिया, और उसके बाद केवल सब्ट्रैक्शन सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फिर बाहर आ गए तो बाहर वाले इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। तो इस तरह से इसके आंसर हो गया 16। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स कुछ भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कमेंट्स कुछ आते हैं उस तरह का उल्टे सीधे, तो अच्छा नहीं लगता है। और हमारे सारे ज़्यादातर कमेंट्स हमारे वीडियो पे कम, क्योंकि वीडियो कम मैं डालता भी हूँ, व्हाट्सएप पे ज़्यादा आते हैं। जो भी जिसको प्रॉब्लम्स होता है अपना प्रॉब्लम हमको भेजता है, उसको हम सॉल्व करके बताते हैं। ज़्यादा उसके आदत भी हमारी नहीं है अभी, क्योंकि हमारा चैनल उतना बड़ा नहीं है कि बहुत सारे लोग आते हैं तो बहुत तरह के कमेंट्स करते हैं। फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा कि हमें अगर आप साथ देंगे तो हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जितना हमारी क्षमता है। अब हम आप ऐसा थोड़ी ना बोल देंगे कि हम कुछ भी कर देंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए, बशर्ते कि आप हमें साथ दें। तो उसके लिए क्या साथ देंगे कि कुछ भी खर्च नहीं होगा आपका, केवल लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और सब्सक्राइब अगर पहली बार है तो ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और आगे कुछ कर सकते हैं। और बाकी रही कि आपको हमसे कुछ आशा हो तो आप व्हाट्सएप से मैसेज पे कर दीजिए, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, तो वो अगले वीडियो में ज़रूर पूरी की जाएगी, और उसी तरह से आपको आपका सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन से पहुँचे तो थोड़ी सी हम अपनी इन्फॉर्मेशंस भी कुछ दे दें। इस ये यूट्यूब चैनल्स भी है और यही मेरा कोचिंग का नाम भी है, जहाँ से हम ऑनलाइन भी पेड क्लासेस के द्वारा बहुत मिनिमम फी में बहुत सारे कोर्सेस करवाते हैं। तो वहाँ से जुड़ने के लिए केवल ये नंबर है आपके लिए सफिशिएंट है। इसी नंबर्स पे आप मैसेज करके जिस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना एडमिशन करवा के पूरे साल एक छोटे से फ़ी में पूरे साल अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या मिल सकता है, तो जैसे देखिए अगला जो आ रहा है BSP TRE 4, BPSC TRE 4 जो कि अगस्त में प्रस्तावित है, तो इसके लिए ये नया बैच शुरू हो रहा है। नया बैच शुरू हो रहा है। इसके पहले हमने TRE में कोई बैच नहीं चलाया था, क्योंकि बैचेस जो है हमारे पास टाइम का कमी है, तो इसलिए हमारे पास दिन भर टाइम नहीं है, तो इसलिए जो मार्च अप्रैल में बैचेज स्टार्ट होते हैं वही चलते रह जाते हैं। तो मार्च अप्रैल में पिछली बार TRE के लिए हमने
स्टार्ट ही नहीं किया था तो नहीं है, तो ये नया बैच है। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आप बीपीएससी के जो मेंस एग्ज़ाम्स है या एसएससी है, इससे ज्वाइन कर सकते हैं। ये नया बैच नहीं है, पिछली बार चला भी है। उसके बाद है कि क्लास 6 से लेके 12 तक मैथ और साइंस में आपको क्या मिलेगा, मैथ और साइंस, मैथ और साइंस के सारे बैचेस चलते हैं। ठीक है। और इस बार ये बैचेस जो चलते हैं, हम आपको बता दें कि 6,000 से 10,000 तक इनके फ़ी है, अलग अलग वो टर्म्स है। और उसके बाद जो अलग कंडीशंस है वो है किसमें कुछ नोट्स वगैरह लोग मंगवाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज वगैरह मंगाते हैं, वो डाउनलोड करवाया जाता है, उनको दिया जाता है, या फिर पेन ड्राइव से दिया जाता है या सीडी से दिया जाता है, तो वो सब अलग चार्जेस होंगे। लेकिन क्लास चलाने का जो चार्जेस होगा वो लगता है रेगुलरली 4-6 हज़ार से लेकर 10,000 तक अलग अलग बैचेस पे। लेकिन इन सारे बैचेस के लिए इस बार एक ऑप्शंस है कि 8 मार्च को क्या है, शिवरात्रि है, और उस दिन तक या उसके पहले तक जितने लोग ज्वाइन करेंगे, जितने लोग, उनको मात्र 1,099 रुपये पेड करना होगा। पूरी उनके कोर्सेस तक वो क्लासेस चलेंगे उनके। ठीक है। क्लासेस कैसे चलेंगे और कब कब चलेंगे, कोर्सेस कंप्लीट करवाया जाएगा, ये फिक्स है इतने में ही। ये लगेगा 8 तारीख के बाद आएंगे तो आप उसे अलग अलग चार्जेस है अलग अलग कोर्सेस के। लेकिन अभी फ़िलहाल शिवरात्रि तक 1,099 रुपया और प्लस कंडीशनल को से थोड़ा सा फी है, बाकी आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वो भी मुझे लगता है कि उन सारी फ़ी को ऐड किया जाए, वो आपको हम डिटेल्स जब आप संपर्क करेंगे तो देंगे। तो 2,000-2,500 रुपये तक टोटल पड़ेंगे पूरे साल की फ़ी आपकी। और ये एक बार देकर आपको ज्वाइन करना है, और वो चाहे तो जो बाकी जो चीज़ें है वो आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। वो अगर आप चाहते हैं तो लेना है, नहीं चाहते हैं तो नहीं लेना है। इसी में आपका क्लास चलता रहेगा। और इसमें मैथ साइंस में ये होगा 6 to 10 तक, 6 to 10 तक मैथ का और साइंस का है। साइंस में तीनों हैं, लेकिन 11 और 12 के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये चारों अलग अलग चलते हैं, तो ये अलग अलग जुड़ेंगे। ठीक है। इसमें साइंस तीनों रहेगा 6 to 10 तक, मैथ अलग रहेगा। लेकिन 11-12 में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये चारों अलग अलग रहेंगे। ठीक है। और ये कोर्सेस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। 8 मार्च तक ज्वाइन करने में क्या होगा, 1,099 रुपये ही लगने वाले हैं टोटल, और आपके कोर्सेस पूरे करवाए जाएंगे। आपको जिस कोर्स में ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं 8 मार्च तक ही। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लोग ज्वाइन करने के लिए केवल ये नंबर्स है, इस पर संपर्क करके आप कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन फी जो यूट्यूब पर होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही जाएगा। अगर यूट्यूब से देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शंस ज़्यादा होता है, उसमें भी एक हम ऑप्शन देते हैं कि अगर सब्सक्रिप्शंस एक ही ग्रुप का ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए कि जो इस कोर्स से जुड़ने वाले हैं उससे ही लोग बहुत सारे मैसेज किए कि हम ये चीज़ देखना चाहते हैं, वो चीज़ देखना चाहते हैं। अगर वो टैली किया कि कुछ लोग हैं जो इस सब्जेक्ट्स के, इस कोर्स के, जैसे कि TRE 4 के ही बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर गए और एक हमको अपना मैसेज कर गए इस पर, और ग्रुप बना देंगे, तो उनके लिए लाइव हम वो लेकर आएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होगा। आप हमारे साथ लाइव जुड़िएगा, टाइमिंग दिया जाएगा आपको, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। कोर्सेस के साथ जुड़ते हैं तो ये कोर्सेस कैसे चलता है, ये मेरा कोर्सेस मीट पे चलता है। ये किसी ऐप वगैरह से नहीं चलता है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलता है, ये मीट से चलता है और टीचमेंट से चलता है। 2 तरह से ये कोर्सेस हम आप तक ऑनलाइन पहुंचाते हैं, फेस टू फेस, और बाकी और भी बहुत सारे टर्म्स है जो जैसे कि नोट्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं आप हमसे संपर्क करके। लेकिन अगर 8 तक आते हैं तो इसमें से किसी कोर्स के लिए आपको 1,099 रुपये भरना होगा। बाकी की डिटेल्स आप उस पर नंबर पे आप लेंगे। और यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें
और सब्सक्राइब करके हमें एक मैसेज ज़रूर करें अपना किस ग्रुप से आप है, जिसे अपना नाम, शहर का भी नाम बताइएगा ताकि हमको पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग हमें देख रहे हैं। और अपना कोर्स, अगर उस कोर्स में मुझे लगा कि सफिशिएंट, मान लीजिए कि TRE4 के लिए हमें सफिशिएंट व्यूअर्स मिल गए तो लाइव क्लासेस लेकर आएंगे हम TRE4 के लिए, SSC या BPSC के लिए, या फिर इनमें से किसी भी, जैसे 11th के, 12th के या 10th के, 9th के ग्रुप मिल गया तो वो ग्रुप्स आपको ऑनलाइन भी फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर, वो लाइव क्लासेस में। वहाँ पे क्या होगा कि अंतर दोनों क्लासेस में क्या होगा, दोनों में एक ही चीज़ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर हम अलग से पढ़ाएंगे और पेड में अलग, दोनों में एक ही मिलेगा। अंतर ये होगा कि जब पेड हम जाते हैं, वो मीट से जाते हैं, उस वक्त जो पूछना होगा आप वॉइस से पूछ लेंगे, और अगर यूट्यूब पर है तो मैसेज डालेंगे। अब मैसेज जब तक मैं पढ़ूंगा तब तक खूब पता चलेगा कि आप पिछले क्वेश्चंस के लिए मैसेज किया था और क्वेश्चंस हम 1-2 पार कर गए हैं। तो ये दिक्कत होती है यूट्यूब में। अगर चाहते हैं आप यूट्यूब से तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप भेजाइए। सब्सक्रिप्शन के बाद ज़रूर हमें अपना एक मैसेज, हाय हेलो, अपना नाम लिखकर हमको भेजिए, किस ग्रुप से मतलब किस कोर्स में आप चाहते हैं। सब्सक्राइब तो करना सबको है, जितने लोग हैं सब लोग करें, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं अगर वो हमको अपना टॉपिक्स बताएंगे और उस टॉपिक्स के ज़्यादा लोग मिलेंगे तो लाइव आपके लिए हम लेकर आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राधिका ने एक कार 25 नहीं है बल्कि 2.5 लाख रुपये में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य 10% कम हो गया और उसके अगले परसेंट उसका मूल्य 12% कम हो गया। अब इन 2 वर्षों में कार के जो मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि 2 वर्षों के बाद उस कार की कीमत रह कितनी गई है ये निकाल लेंगे। और ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप अगर 2 बार ये परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है, 2 बार परसेंटेज लगा हुआ, डायरेक्ट निकालने की मैं आपको बता देता हूँ, और वैसे आपको एक बार सॉल्व करके भी मैं दिखा दूंगा। पहले यहाँ पे ट्रिक्स बता देता हूँ कि 2 बार परसेंटेज लगा है, यहाँ 4 जीरो है तो पहले उनको हटा दो। अब वहाँ क्या बचा है 25। 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, वो आएगा 90। 100 में से 12 माइनस करेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा 88। इन तीनों को गुणा कर दो। गुणा करने पर देखो 25 से इसको गुणा करेंगे 88 को तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 2200। ठीक है, इनमें का जीरो छोड़ो, इनमें का जीरो छोड़ो, 22 को 9 से कर दो तो 22, 9 दूना 18 और 9 दूना 18, 1 19, 198। जीरो कितने हैं, 1 और 2 3, तो 3 जीरो इस पे आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझाता हूँ। क्या करना है, अगर 4 जीरोज है, ठीक है, और 2 बार यहाँ परसेंटेज आया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, ये 4 जीरोज को काट देंगे, क्योंकि परसेंटेज को डिवाइड करेंगे तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ नीचे आएगा, 4 जीरो हो गया, ये 4 जीरो से कट गया। अब 25 बचा है तो 25, 90 और 88 कैसे आया, तो 25 इसमें का, और ये जो परसेंटेज था 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो 90 और 88 हुआ। अब दूसरा जो मैंने डायरेक्ट करा कि ये 2200 कहाँ से आया, तो 25 से किसी संख्या में गुणा करना हो तो 25 से चाहे किसी से गुणा करने की नहीं ज़रूरत है, जिस संख्या में गुणा करना है उस संख्या में 4 से भाग कर देंगे। तो 88 में 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। 88 में करेंगे 4 से तो 22 आएगा, और ये 25 से गुणा करना था, इसको हटाया था तो इसकी जगह पर 2 जीरो रख देंगे, तो ये 2200 हुआ था। और जीरो वाले संख्याओं को गुणा करने के लिए क्या करना पड़ता है, केवल नंबर्स को गुणा करो। तो 22 और 9 गुणा करेंगे 198, और 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो रखती है। यानी कि 2 साल के बाद कार की जो कीमत रह जाएगी वो 1,98,000 रुपया। कमी कितनी हुई, तो ये अब रह गई, तो इसको दोनों को माइनस कर देंगे। इसको 2,50,000 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0 0 0। यहाँ 10 में से 8 करेंगे 2, यहाँ 4 बच गया है तो 5,
और ये कट जाएगा। 52,000 की कमी हो गई। और 52,000 का अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो 52,000 बटा 2.5 लाख जो पहले शुरुआती कार की कीमत थी, ठीक है, 2.5 लाख, और इसमें गुणा कर देंगे 100 से। तो 3 जीरो यहाँ से काट दो, 3 इसमें कट गया, एक ये काट दो, एक ये काट दो, ये 5 से 5 बार में और ये 2 बार में, इसको गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 104 अब बटा 5। अब ये देखो 5 से डिवाइड करना है, परसेंटेज लाना है, तो परसेंटेज के लिए हो गया 5 से जिसको डिवाइड करना है ना, तो क्या करेंगे कि हम उसको डिवाइड कर देंगे, इसे करने पर हाफ भी कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा। और ये 4 तो कटेगा नहीं, तो 4 नहीं कटेगा तो ये 0 आ गया 20। तो ये इसमें इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20 वाला इसमें एक ही है तो इसको लगा देंगे, ये ऐसे करते भी तो ये 20.8 ही आता, ठीक है। लेकिन जब कोई नहीं था 20 जैसे आया उसको आप लगा सकते थे। तो ये हो गया। अभी मैंने कहा कि इसको बनाते कैसे है, तो बनाने के लिए प्रोसेस भी वही है जो हमने ट्रिक्स इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसका पहले 10% निकाल लेंगे, 10% घटा देंगे, जो आएगा उसका यहाँ पे 12% निकाल लेंगे, उसको घटा देंगे, वो आएगा 1,98,000, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की एक संख्या 4AB5, ये AB जो है ये गुणा नहीं है, एक ये A की जगह कुछ और B की जगह कोई डिजिट है, कोई अंक है, 4 अंकों की ये संख्या है, और कहता है कि ये 55 से विभाज्य है, 55 से विभाज्य है। तो B माइनस A का मान क्या हो सकता है इसमें। तो आप देखो कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो उसके जितने भी गुणनखंड होंगे उनसे भी वो विभाज्य होगा। तो ये इसका गुणनखंड सबसे पहले निकाल लो, 5 और 11, इसके 2 गुणनखंड होंगे। 55 के 2 गुणनखंड है, जो 5 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा, वो 55 से डिवाइड होगा। मतलब 5 और 11 से दोनों से एक साथ डिवाइड होगा तो वो क्या होगा, 55 से भी डिवाइड होगा। मतलब गुणनखंड निकालेंगे, सारे गुणनखंड से जो डिवाइड होगा वही उसके दिए गए अंक से डिवाइड होगा। यानी कि जो संख्या 5 और 11 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 55 से भी विभाजित होगी। तो अब हमें ये तो कर लिया, अब वहाँ पे हमको अप्लाई करना है। तो इसमें हम विभाजकता रूल, नियम कहते हैं उसको, डिविजिबिलिटी रूल, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 5 का तो हो गया, जिसके आखिरी में 0 और 5 होगा वो डिवाइड करेगा उसको, तो इससे तो वहाँ कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन ये अब 11 की जो डिविजिबिलिटी है, 11 की डिविजिबिलिटी है, उसका क्या होता है कि अल्टरनेट जो अंक होता है, अल्टरनेट मतलब कि एक छोड़ के एक जो अंक होता है उन दोनों को सेपरेट करके, यानी कि ऑड नंबर पर जो अंक है उनका जोड़ अलग, और इवन नंबर पर यानी कि सम संख्या पर जो अंक है उनका जोड़ अलग करके अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो या तो वो 0 या फिर 11 या मतलब 11 या 22 आए तो वो 11 से डिवाइड होगा। तो अलग अलग करने का मतलब कि यह 4 है तो एक छोड़ देंगे A, तो ये हो जाएगा B, ठीक है, और उसके बाद एक छूट गया। तो इनका योग बराबर किसके योग के बराबर होगा, तो ये 4 के बाद A है और A के साथ ये B छूट जाएगा तो +5, ठीक है। अब इतना जो हम कर लिए, ये 11 की डिविजिबिलिटी बताता है कि वो अल्टरनेट जो है वो बराबर आएगा या फिर दोनों को माइनस करने पर 11 आएगा, ठीक है। तो 11 क्यों लें, 0 जब हमारे पास है, जब दोनों बराबर होगा आप माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसी से हम चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे हो गया क्या चीज़, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में जो चर संख्याएं होती हैं उनको एक तरफ ले चलते हैं, और जब उनको एक
बराबर के चिन्ह से एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो इधर b है और इधर से a आया, इसका चिन्ह बदल के b माइनस a हो जाएगा। उधर 5 है उसको लिख देंगे और 4 को इधर ले चलेंगे तो 4 का इधर चिन्ह प्लस है, उधर जाकर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4। और 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 1। और b माइनस a तो निकालना ही था, b माइनस a की वैल्यू निकालना था और कितना आया 1। तो ये दूसरा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह का भी क्वेश्चन, हर टाइप्स का हम एक एक क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं, हर रोज़ लाएंगे। अब ऐसा है कि आज जा रहा है तो कल वाले तो नहीं इसको कंप्लीट कर पाएंगे और देंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद वाले अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो कर सकते हैं। इसके साथ जो TRE 3 वाले हैं वो थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय मिलेगा, करेंगे हम लोग, लेकिन कल वाला नहीं कर पाएंगे। एक एक उसी तरह का करके और जल्दीबाजी में जो भी है, अगर आपका भी कोई टॉपिक्स आता है तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग, जो भी टॉपिक आएगा। लेकिन अभी जितना आया है हमसे जो कहा गया है उस पर हम काम कर रहे हैं। एक एक जो हमारे नॉलेज से लगता है कि ये हो सकता है उस पर एक एक हम 2-2 क्वेश्चन लेकर कर रहे हैं और उस पर आप रिवाइज कीजिए आगे, और बेस्ट ऑफ लक है, आप आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चंस कुछ इसी तरह का है और ये एक तरह का रीजनिंग भी हो जाता है। बुक्स में तो है, इसको क्या कहते हैं, अंकों का खेल कहते हैं इस चैप्टर्स का नाम, लेकिन रीजनिंग में भी आ जाता है क्योंकि इस पर थिंकिंग करना पड़ता है। इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, दूसरे फार्मूले को लाकर इसमें थिंक किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी ये 5a लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 × a नहीं है, a एक डिजिट है, यानी कि 5 पर आने वाला डिजिट 0 1 2 3 से लेकर 9 तक में। और यहाँ b3 का मतलब b भी एक डिजिट है, b × 3 नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ये 5 पर a का कोई वैल्यू रखेंगे तो वो क्या होगा 50 51 52 53 54 59 तक होगा, क्योंकि 60 में जाकर वो पहले अंक 6 हो जाएगा तो वो तो होगा नहीं। 50 से लेकर मतलब ये 5a है, ये होगा 50 से लेकर 59 तक। ठीक है, और ये b3 है तो ये हो सकता है कितना, तो ये b की जगह कुछ भी आ सकता है। तो 13, 0 तो आएगा नहीं, 0 इसलिए नहीं आएगा कि 0 अगर पहले लग जाएगा तो वो 2 अंकों की संख्या होगी ही नहीं, तो इसलिए 0 नहीं लगेगा। 1 होगा, 23 होगा, 33 होगा, इस तरह से वो 93 तक होगा। ठीक है, तो अब थिंकिंग यहाँ पे ये है कि ये देखो, ये 50 से 50 होगा मिनिमम, और उन दोनों का योग दिया हुआ है 65, यानी कि 50 में अगर 15 जोड़ दें तो हो जाएगा 65, यानी कि दूसरा वाला जो नंबर है वो 23 तो हो ही नहीं सकता और उसके ऊपर वाला नहीं हो सकता। मतलब ये तो संख्या हो गया कितना 13, ये तो संख्या 13 ही होगा। यहीं से आपका सब मिल गया। कैसे मिल गया, अगर ये संख्या हो गया 13 तो ये 65 है, माइनस कर देंगे, ये संख्या हो गया 52, यानी कि ए की जगह 2 और बी की जगह 1, ये तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स कोई गणितीय कुछ फार्मूले वो नहीं है, यहाँ पे थिंकिंग है। तो ये रीजनिंग टाइप का है, लेकिन ये मैथ का सेक्शन है और इसका नाम है अंकों का खेल। ठीक है, और ये हम लोग अगर आप मेरे शिक्षक साथी होंगे तो वो जानते होंगे कि हम लोग पहले क्लास में तो नहीं, पहले क्लास में तो बस ऐसे ही खिलाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तीसरी चौथी में आकर अंकों का खेल हम लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं और पढ़ाते भी है। तो ये अंकों के खेल से मैथ का ही सेक्शन है, लेकिन रीजनिंग टाइप का है। इसमें सोचना है, थिंकिंग करना है। जितनी जल्दी थिंक कर ले उतनी जल्दी हम आंसर इसका निकाल देंगे, और किसी फार्मूले से वो आंसर नहीं निकलता है। तो इसका 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सब आ गया ज्योमेट्री से, लेकिन ज्योमेट्री हम लोगों को 1 से 5 में जो जाएंगे उनको उतना बड़ा ज्योमेट्री देखने की ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मल ज्योमेट्री की ही बात करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो मैं इसको फार्मूला आपको एक बता दूं कि अंतःकोणों के योग के फार्मूला के लिए होता है
कि जितनी संख्याएं भुजाओं की है, यहाँ पंचभुज लिखा है मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है, तो भुजाओं की संख्या 5 है। षष्ठभुज लिखेगा 6 है, चतुर्भुज लिखता है 4 है, त्रिभुज लिखता है 3 है। अब वही सबसे छोटा है, दो भुज कोई नहीं होता है, द्विभुज कोई आकृति नहीं होती है। तो पंचभुज में 5 भुजाएं हैं। अब फॉर्मूला क्या है, अंतःकोणों का योग। भुजा में से आपको 2 माइनस करना है और इसमें 180 से गुणा करना है। भुजाएं कितनी है, 5 है, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3, गुणा इसमें कितना करना है 180 से, 18 3 54, 540। कितना हो जाएगा 540। इसमें केवल क्या करना है, जितनी भुजाएं दी गई, अंतःकोण का योग पूछेगा तो जितनी भुजाएं दी गई है उसमें 2 कम कर लेंगे, 180 से गुणा कर देंगे, भुजाओं उनके अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। मुझे लगता है कि ये बड़ा आसान है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे ये जान ले। इस तरह का भी क्वेश्चंस आता है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी है ज्योमेट्री से और ये भी कोण से संबंधित है। ये कहता है कि एक चतुर्भुज में अधिक कोण की संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम अधिकतम कितनी हो सकती है। ठीक है, तो 2 टर्म्स को हमें जानना होगा, चतुर्भुज और अधिकोण। चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, वैसी आकृति जिसमें भुजाएं कितनी हो, भुजाएं 4, तो कोण भी होगा 4। ये ध्यान रखें, कोण भी होगा 4। जितनी भुजाएं होंगी ना, जब आकृति कंप्लीट हो जाएंगी तो जितनी भुजाएं होंगी कोण उतना ही होगा। जैसे त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षष्ठभुज में 6, जितनी भुजाएं होगी कोण भी उतना ही होगा। ठीक है, तो इसमें कितने कोण होंगे, 4। और सबसे पहले इसके सभी कोणों का योग निकाल ले तभी उसमें आगे बना पाएंगे। तो 4 है तो 4 माइनस 2 बराबर 2 गुणे 180। तो सबसे ज़्यादा यानी कि चारों कोणों को जोड़ दें तो पूरे कोणों का योग कितना होगा, 360। ठीक है, 360। आप क्या कर सकते हैं कि कहता है कि कितने अधिकतम अधिक कोण हो सकता है, तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि अधिक कोण कौन। तो अधिक कोण उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से अधिक हो। 90 डिग्री से कितना हो, अधिक हो। तो क्या करेंगे, ये पूरा जोड़ दिए है, इसमें 90 से भाग दे देंगे, तो ये भाग देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 4 बार में कट जाएगा तो पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, तो चारों को रखेंगे मतलब कि 4 बार 90 आ जाएगा, तो वो अधिक कोण नहीं कहलाता है, वो सम कोण कहलाता है। अगर सम कोण पूछा होता तो भी वो 90 से डिवाइड करते, जितनी बार में कट जाता उतने सम कोण हो सकते हैं। लेकिन अगर अधिक कोण कहता है तो उससे 1 डिग्री भी ज़्यादा हो, लेकिन होना चाहिए। तो किसी में 1 डिग्री ज़्यादा कर देंगे तो दूसरा वाला 1 डिग्री कम होगा। तो क्या करेंगे, 90 से डिवाइड जो किए हैं, जितना आया है उसमें 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 3। यानी कि 90 से अधिक कोण वाले को अधिक कोण कहते हैं। और वैसे एक चतुर्भुज में कितने कोण हो सकते हैं, तो ये मैक्सिमम 3 कोण ऐसे हो सकते हैं जो क्या है, अधिक कोण हो सकते हैं। एक चतुर्भुज में अधिकतम अधिक कोणों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो 3 हो सकती है। तो ये आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, कोण 3। तो दोस्त मित्र, फ्रेंड्स या मेरे स्टूडेंट्स या व्यूवर्स, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, कमेंट जो भी करना है आप कीजिए, आप जो भी सोचते हैं सोचिए। आपके एक सब्सक्राइब कर देने से आपका नाम नेट ख़त्म होता है, और नहीं आपका कुछ भी लगेगा तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। लाइक शेयर जितना कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच कर दें, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। हो सकता है कि हम आपको नहीं फ़ायदे पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमसे बहुत सारे लोग हैं जो आस लगाए रखते हैं हमारे पास जितनी ही क्षमता है उससे सीखने के लिए। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम उनके लिए काम कर सकें। अगर आपको भी हम पे ट्रस्ट होगा कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ें।
नहीं भी हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं उन बच्चों को जो भी हो गए हमारे साथ, थोड़े बहुत जितने भी होंगे, उनको मैं कुछ सिखाने में सक्षम हो पाऊँगा, क्योंकि मेरा मन लगेगा अगर सब्सक्राइब्स और लाइक शेयर बढ़ते रहेंगे तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगले वीडियोज़ में, यानी अगले वीडियो मतलब कल, फिर से हम कुछ दूसरे और जो चैप्टर छूटे हैं उन चैप्टर से लेकर आएंगे, या आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं, जिसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे साथ जुड़िए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पास जितनी क्षमता है हम आपको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। इंटरटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके जो मैथमेटिकल स्किल है उसको डेवलप ज़रूर कर देंगे, इतना विश्वास रखिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फर्स्ट बार से आप कर लें, अपने दोस्तों से भी करवा सकते हैं तो करवाएं, लेकिन लाइक शेयर पूरे करें, जितना कर सकते हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स है उस सब में कर दीजिए, हमारा मनोबल बढ़ेगा। और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे पास बहुत सारे डिवाइस नहीं है, हमारे पास साथ स्टूडियो नहीं है, जो भी हमारे पास सिंपलिसिटीज़ है उसी के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं और होते रहेंगे। और आप अगर हमसे कुछ सीखना चाहेंगे, हमें अगर वो जानकारी होगी तो आपको ज़रूर उसमें हम परफेक्ट बनाएंगे। तो चलिए इसी वाक्यों के साथ हम आज आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।